नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैं रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आऊँ और आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन करूँ। जैसा कि पहले के कुछ वीडियो में हमने ये समझा कि IPO का प्रोसेस, कंपनी के प्राइमरी और सेकेंडरी बाज़ार के पीछे होने वाली वास्तविकता को जानने के बाद आइए अब हम स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हैं। जैसा कि पिछले के कुछ वीडियो में IPO का प्रोसेस समझने के बाद, कंपनी के प्राइमरी और सेकेंडरी बाजार के पीछे होने वाली वास्तविकता को जानने के बाद आइए अब स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के कारण अब कंपनी को वो सारी जानकारी जो कि कंपनी से रिलेटेड है पब्लिक को बतानी होगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों में स्टॉक एक्सचेंज पर एवरीडे बाई सेल होती है। शेयर मार्केट में लोग शेयर का बाई सेल क्यों करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरी ये अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप एक बार जाके उसे भी देखें। तो चलिए समझते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में जाना था कि शेयर बाजार एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां बायर और सेलर मिलकर ट्रेड करते हैं। उदाहरण के तौर पर अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स को ही ले लीजिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी अदानी इंटरप्राइजेस ही मार्केट में है, क्योंकि हिडनबर्ग ने अब अदानी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था जिसके कारण उसके शेयर्स के प्राइस 2100 से गिरकर 1100 तक चला गया है। जब भी कोई नेगेटिव रिपोर्ट किसी कंपनी के बारे में आती है उस शेयर्स का प्राइस गिर जाता है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने पर उस शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि मार्केट में एक छोटी छोटी न्यूज़ भी बहुत इफेक्ट डालती है और उसके प्राइस को मैनिपुलेट करती है। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं, राम और श्याम। अदानी इंटरप्राइजेस पर राम का व्यू कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाएगा क्योंकि कंपनी पर हिडनबर्ग जैसे बड़े इन्वेस्टर ने एक एलिगेशन लगाया है। तो अगर राम का व्यू पर चले तो वो 1100 के प्राइस पर सेल करना चाहेगा, लेकिन श्याम का व्यू उससे बहुत अलग है। उनका व्यू है कि अदानी बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी सालों से इंडिया में काम कर रही है। वो ये सोच रहा है कि कंपनी का शेयर 2100 की जगह पे 1100 में मिल रहा है और ये बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, अब बाई करनी चाहिए। तो श्याम का व्यू से वो इस शेयर को 1100 में बाई का ऑर्डर लगाएगा। अब दोनों राम और श्याम अपने अपने स्टॉक ब्रोकर के जरिए बाई एंड सेल का ऑर्डर देंगे और ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए इन ट्रेड को पूरा करेगा। एक स्टॉक एक्सचेंज इन बातों को सुनिश्चित करेगा कि दोनों ट्रेड मिले और सौदा पूरा हो। यही स्टॉक मार्केट का मेन एंड प्राइमरी वर्क है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां बायर और सेलर दोनों शेयरों का सौदा कर सके। स्टॉक में मार्केट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडर लिस्टेड कंपनियों में अपने अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड कर सके एंड ट्रेड तभी होगा जब बायर एंड सेलर का व्यू डिफरेंट और ऑपोजिट होगा। अभी तक हमने ये समझा कि शेयर मार्केट में क्या होता है और शेयर मार्केट किसे करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होता है। तो चलिए ये समझते हैं कि शेयर के प्राइस के ऊपर और नीचे जाने के पीछे कुछ इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं, उसमें से कुछ को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करती है। अगर किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके प्राइस को अप एंड डाउन्स करती रहती है। अब मान लेते हैं कि जब मार्केट ओपन हुई तो हम समझते हैं किसी एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में कि किसी एक बैंक का प्राइस मान लीजिए अभी 300 रुपये का प्राइस चल रहा था और उसके बारे में बैंक ने के बारे में कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो लोगों का व्यू ये होगा कि इस बैंक की प्राइस ऊपर जाएगी, तो लोग बाई करने लगेंगे और जब बाई करेंगे ज़्यादा तो प्राइस उसकी ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन वही उसके अगेंस्ट में अगर कुछ देर के बाद अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसके प्राइस नीचे की तरफ जाने लगेंगे और लोग उसको सेल करने लगेंगे। तो मतलब शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है वो अपने अपने व्यू के हिसाब से शेयर्स को बाई और शेयर को सेल करते हैं। उसी तरीके से शेयर मार्केट में
पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाने में। चलिए, एक वाजिब सा सवाल आपके दिमाग में अब आ सकता है कि अगर किसी कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आए तो उसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस सवाल के उत्तर में हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात कर ले कि जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी न्यूज़ आए या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आए। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स, ये सब ऐसे शेयर्स हैं जिनकी प्राइस जो है वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होने में एक और बड़ी बात होती है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी शेयर्स का प्राइस में डिमांड ज़्यादा है तो मतलब उसकी प्राइस अप होगी, और किसी भी शेयर्स में अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी प्राइस जो है वो डाउन होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शेयर मार्केट में। प्राइस के ऊपर नीचे करने में डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर बायर ज़्यादा है तो प्राइस बेसिकली नॉर्मली अगर बायर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर किसी भी कंपनी में सेलर्स ज़्यादा है तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। चलिए अब समझते हैं कि शेयर की ट्रेडिंग कैसे होती है। मान लो कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री के 200 शेयर 1500 के भाव में खरीदना और इसे 1 साल तक अपने पास रखने का फैसला किया है। लेकिन ये होता कैसे है, शेयर खरीदने की पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है? एक बार आप शेयर को खरीद लेते हैं उसके बाद क्या होता है? सौभाग्यवश इसके लिए एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया है जो पूरा काम आसानी से कर देती है। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना होगा। आपको ये सुविधा आपका ब्रोकर देता है। शेयर खरीदने का ऑर्डर देने के बाद आपको ऑर्डर टिकट मिलेगा जिसमें ये जानकारियाँ होगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डिटेल जिसके ज़रिए आप रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हैं। इस तरह से आपकी पहचान सामने आएगी, वह कीमत जिस पर आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदना चाहते हैं और आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं। आपका ब्रोकर यह जानकारी एक्सचेंज के पास आगे बढ़ाएगा। इसके पहले वह यह जानना चाहेगा कि आपके पास इन शेयरों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। जब वह संतुष्ट हो जाएगा कि आपके पास पैसे हैं तो वो आपका ऑर्डर टिकट स्टॉक मार्केट में भेज देगा। स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचने के बाद एक्सचेंज एक ऐसे विक्रेता यानी बेचने वाले को खोजने की कोशिश करेगा जो आपके प्राइस पे 200 शेयर बेचना चाहता है। हो सकता है विक्रेता एक व्यक्ति हो जिसके पास 200 शेयर्स हो रिलायंस इंडस्ट्री के और वो 1500 के भाव पे बेचना चाहता हो, या फिर वो 10 लोग मिलके 20-20 शेयर बेचना चाहते हो, या एक आदमी एक शेयर और बाकी 199 शेयर दूसरा आदमी बेचना चाहता हो। कितने लोग हैं जिनके बेचे हुए शेयर आपके पास आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका 200 शेयर 1500 के भाव पर आपको मिल जाए। आपने इसी का ऑर्डर दिया था। स्टॉक एक्सचेंज यही करने की कोशिश करता है। अगर बाजार में बेचने वाले मौजूद हैं तो आपको शेयर मिल जाए। एक बार सौदा हो गया तो ये सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही बेचने वाले के डीमेट अकाउंट से निकल जाएंगे। अब चलो, आपने शेयर खरीद लिए, अब इसके बाद होगा क्या? आपके शेयर खरीदने के बाद आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में रहते हैं। अब आप कंपनी का एक हिस्सा आपका है, यानी कंपनी के आप हिस्सेदार हैं। समझने के लिए आपको बता दें कि रिलायंस के 200 शेयर खरीदे हैं, उसी हिसाब से आप उसके 200 शेयर्स के हिस्सेदार बन गए। कंपनी के शेयरधारक होने के कारण अब आपको डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, राइट इशू, वोटिंग राइट्स आदि तमाम सुविधाएं कंपनी के तरफ से आपको मिलती रहेंगी। इन सब के बारे में हम आगे के कुछ वीडियो में विस्तार से समझेंगे। चलिए एक और वर्ड के बारे में समझते हैं, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड होता क्या है? होल्डिंग पीरियड यह अवधि होती है जिस अवधि तक आप शेयर को अपने पास रखना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि होल्डिंग पीरियड कुछ मिनटों से लेकर हमेशा के लिए हो सकता है। जैसे जाने माने निवेशक वॉरेन बफेट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है शेयर को हमेशा के लिए अपने पास रखना। मतलब कुछ लोग किसी भी शेयर्स को 5 मिनट के लिए रख सकते हैं, कुछ लोग किसी शेयर्स को 10 मिनट के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग किसी शेयर्स को 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो वो जितने दिन तक उस शेयर्स को अपने पास रखते हैं वो उनका होल्डिंग पीरियड होता है।
अब समझते हैं कि रिटर्न को हम कैसे देखें। किसी भी शेयर्स के बारे में हमने खरीद लिया, बेच लिया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करें। बाजार में हर चीज एक खास मुद्दे के आसपास घूमती रहती है, वह है आपको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने सौदे में अच्छी कमाई कर रहे हैं या अच्छा रिटर्न पा रहे हैं तो आपकी पुरानी सारी गलतियां माफ की जा सकती है, क्योंकि रिटर्न पाना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पर रिटर्न को सालाना कमाई के तौर पर देखा जाता है। रिटर्न मापने के कई तरीके होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। कुछ तरीके के रिटर्न बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी शेयर्स को एक पर्टिकुलर भाव पे खरीदा और एक पर्टिकुलर भाव पे उसको सेल कर दिया। तो अब मान लो आपने किसी शेयर्स को 300 के प्राइस पे खरीदा था और उसको 350 के प्राइस पे बेच दिया, तो मतलब जो 50 रुपया रिटर्न्स आपको आया है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। इसको निकालने के लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिटर्न। यह रिटर्न आपको बताता है कि आपने अपने सौदे या निवेश पर कुल कितनी कमाई की है। एक दूसरा रिटर्न मापने का तरीका है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR। अगर आप अपने दो निवेश की तुलना करना चाहते हैं कि कुल रिटर्न यानी एब्सोल्यूट रिटर्न एक अच्छा मापक नहीं है। इसके लिए आपको CAGR की मदद लेनी होगी। अगर मैं इन्फोसिस का शेयर 3030 के भाव में खरीद रहा हूं और उस शेयर को 2 साल के लिए अपने पास रखा है और उसे फिर 3550 पर बेच दिया, तो इन 2 सालों में मेरे निवेश किस रफ्तार से बढ़ा, ये जानने के लिए हम लोग CAGR में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जबकि कुल रिटर्न यानी एब्सोल्यूट रिटर्न में इसका कोई भूमिका नहीं होता है। CAGR को पता करने का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ एंडिंग वैल्यू इक्वल टू बेचने वाली कीमत, बिगिनिंग वैल्यू इक्वल टू खरीदने वाली कीमत। अगर हम इस फॉर्मूले को अपने सवाल में डालें तो हमें 8.2% का रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सालाना हमें अपने निवेश पे 8.2% के हिसाब से रिटर्न मिला है। तो हम इस रिटर्न को किसी अदर रिटर्न्स के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बैंक के FD में 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 6.5 के जगह पे एक साल में मुझे 8.2 का रिटर्न इन्फोसिस के शेयर में इन्वेस्ट करने से मिला, तो ये एक अच्छा रिटर्न है। और रिटर्न को हमेशा सालाना तौर पे मापें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए आगे कुछ और बातों को समझते हैं। बाजार में आपकी भूमिका है क्या। बाजार में हर भागीदार एक अलग अलग स्टाइल लेकर आता है। जैसे जैसे वो बाजार में समय गुजारते हैं वैसे वैसे उनका स्टाइल बेहतर होता जाता है। बाजार में कोई इंसान कितना रिस्क ले सकता है उससे भी उसका स्टाइल प्रभावित होता है। हर भागीदार या तो ट्रेडर की कैटेगरी में आता है या फिर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है। तो हम किसे ट्रेडर कहते हैं और ट्रेडर कैसे, इन बातों को हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं डे ट्रेडर। एक ऐसा ट्रेडर जो कि अपनी पोजीशन को शाम तक रखता है। वो दिन में कभी भी खरीदे, वो शाम तक ही रखेगा, उसके आगे नहीं लेके जाएगा। मतलब वो पोजीशन को कैरी करके नहीं लेके जाता है। उसे हम डे ट्रेडर की कैटेगरी में रखते हैं। स्कल्पर, ये एक दूसरी कैटेगरी होती है स्कल्पर, जो कि एक छोटे समय के लिए जो हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और एक छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है। मान लीजिए स्कल्पर किसी भी कंपनी का शेयर्स 10,000 क्वांटिटी खरीदा और उसे 5 मिनट में 1 रुपया 2 रुपया बढ़ने पे भी 5 मिनट में 1 मिनट में 2 मिनट में जैसे ही उसकी प्राइस 1 या 2 रुपया बढ़ी वो उसे बेच देता है। तो इसे हम लोग स्कल्पर कहते हैं। स्कल्पर इन द सेंस कि ये लोग बहुत रिस्की वर्क करते हैं और इनकी कैलकुलेशन बहुत हाई होती है। ये बहुत देर तक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए ये तुरंत खरीदते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने के बाद ये तुरंत निकल भी जाते हैं। चलिए तीसरा समझते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कैसा होता है। स्विंग ट्रेडर वैसे ट्रेडर को कहते हैं जो अपनी पोजीशन को एक छोटे से इवेंट के लिए, या मान लीजिए उन्हें लगता है कि वो किसी शेयर्स को आज खरीदे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रखें और प्रॉफिट मिलने के बाद वो उस शेयर से निकल गए, बेच के उस शेयर को निकल गए। तो ऐसे ट्रेडर को स्विंग ट्रेडर कहते हैं कि मतलब एक छोटी सी मूव किसी भी शेयर्स में, क्योंकि शेयर्स हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो पूरे साल की प्राइस में से या कोई भी शेयर्स 1,000 से उठ के 1,500 के तक गया है, तो इस बीच में वो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जहाँ पे उनको जैसे ही उनको 1-2% का रिटर्न मिलता है वो एग्जिट हो जाते हैं। अब समझते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर के बारे में। एक इन्वेस्टर वो होता है जो शेयर को अपनी उम्मीद के साथ खरीदता है, उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। वो अपने निवेश को लंबा समय देने को तैयार रहता है जिससे उसका निवेश बढ़ सके।
एक निवेशक या इन्वेस्टर के लिए होल्डिंग पीरियड कुछ सालों का भी हो सकता है। ग्रोथ इन्वेस्टर इस तरह के निवेशक की कोशिश होती है कि एक ऐसी कंपनी तलाशी जाए जिसके बड़े होने या बढ़ने का मौका हो। उभरती हुई इंडस्ट्री की वजह से या मौजूदा आर्थिक हालात की वजह से भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, जिलेट इंडिया जैसी कंपनियों को 1990 में खरीदना इसका एक उदाहरण होता। इन कंपनियों तब से लेकर अब तक काफ़ी ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि इनकी पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं। इन कंपनियों ने इस ग्रोथ या बढ़ोतरी की वजह से अपने शेयर धारकों को एक बहुत सारी दौलत कमा के दी। वैल्यू इन्वेस्टर, एक वैल्यू इन्वेस्टर की कोशिश होती है कि वह अच्छी कंपनियों की पहचान करे और उनमें निवेश करे। कंपनी अपने शुरुआती दौर में है या बाजार की जमी जमाई कंपनी है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनी की तलाश में रहता है जो कि बाजार के मूड खराब होने की वजह से अपनी असली कीमत से नीचे मिल रही हो। इसका एक उदाहरण L&T के शेयर्स कुछ समय के लिए माहौल खराब होने की वजह से अगस्त सितंबर 2013 में L&T के शेयर्स बुरी तरह से गिर गया था। यह शेयर 1200 से गिरकर 690 तक पहुंच गया था। 690 की भाव पर कंपनी के फंडामेंटल की मद्देनजर इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती थी, इसलिए इसे खरीदने का बढ़िया मौका था। जिन निवेशकों ने इसे उस समय खरीदा उनको इनका इनाम भी मिला जब मई 2014 में शेयर की कीमत 1440 पहुंच गया। ऐसे इन्वेस्टर को हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने समझने की कोशिश करी कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें ट्रेड कैसे होता है, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होती है, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है। उसके बाद हमने ये समझा कि कितने तरह के ट्रेडर्स मार्केट में वर्क करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।